जी रोहिणी कमीशन ने अपना रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है। इस कमीशन का काम था सब कैटेगराइजेशन करना था ओबीसी का, और इस कमीशन ने पूरे 6 साल लगाए हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनकी मेन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या-क्या हैं इस कमीशन की। अगर देखा जाए इस कमीशन ने क्या-क्या रिकमेंडेशन दिया, जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी हैं, इसका रिकमेंडेशन क्या-क्या है और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन क्या आया है इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। आइए चलते हैं, देखते हैं जी रोहिणी कमीशन के पूरी प्रक्रिया को। जी रोहिणी कमीशन 2017 में अक्टूबर 2017 में गठित किया गया था। इसको शुरुआती में 12 वीक 12 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन कुल टाइम 6 साल लग गए हैं और 14 बार 14 एक्सटेंशन मिले हैं। और उन्होंने अब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने ये रिपोर्ट सौंप दिया है। अगर देखा जाए इस कमीशन ने क्या क्या एग्जामिनेशन में पाया है, कि क्या क्या उन्होंने एग्जामिनेशन किया है, इससे पहले देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट हैं जी रोहिणी, ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो इनके इस पैनल में जो अन्य मेंबर थे, डॉक्टर डी के बजाज ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडी, और साथ ही साथ जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री भी मेंबर के तौर पर थे। इस कमीशन का काम ये था, जो 2600 कास्ट ग्रुप हैं, 2600 कास्ट ग्रुप ओबीसी के सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास का लिस्ट है, उसमें सब कैटेगराइजेशन करना था। सब कैटेगराइजेशन उनमें छोटे छोटे कास्ट ग्रुप को ये देखना था कि किस ग्रुप को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता है गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के समय, या अन्य कोई भी जो स्कीम होती है गवर्नमेंट के बेनिफिट की, उसमें। लेकिन समस्या ये आ रहा था, जो स्मॉल नंबर में कास्ट ग्रुप हैं, जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप हैं, उन्हें ही ज़्यादातर लाभ मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास धन बल भी है। उसकी वजह से क्या होता था, कमीशन का इसीलिए गठन किया गया, यही मेन उद्देश्य था कि सभी को इक्विटली रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अगर इस कमीशन की बात करें तो इसका मेन काम था कि जो सब कैटेगरी बनाना है, यानी अब ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% सबको नहीं मिलेगा। अब उसमें कुछ ग्रुप बनाए, किसी को 2% मिलेगा, किसी को 5%, किसी को 8%, किसी को 10%। उस ग्रुप में जो जातियां होंगी उनको उतना परसेंट का बेनिफिट, आरक्षण का बेनिफिट श्योर किया जाएगा। लेकिन वो इस कमीशन के रिकमेंडेशन को अभी तक जो है सरकार ने पब्लिक स्फीयर में, पब्लिक डोमेन में रखा नहीं है। तो इसके बारे में अभी हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए ओबीसी को 27% का आरक्षण जो मिला, ये मिला कैसे? 29 जनवरी 1953 को, अगर हिस्टोरिकली हम बात करें, 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की एक कमेटी गठन की गई, कमीशन गठन किया गया। उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाया, आरक्षण न मिल सका। फिर मंडल कमीशन बना, जो मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जो है कमीशन ने कहा कि 52% आबादी है ओबीसी की और 27% आरक्षण उनको दिया जाना चाहिए। इस आधार पर 27% के आरक्षण में, लेकिन अभी जो शेयर है इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट जो है केवल कुछ डोमिनेंट कास्ट ही ले जाती हैं, और जो डोमिनेंट कास्ट से काफ़ी दूर हैं, जो छोटी जातियां हैं या गरीब जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर समस्या ये दिख रही थी कि जो एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो रहा है लोगों का, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से उनके घर के सभी लोग मेंबर या उनके आसपास के सभी लोग जो उस ग्रुप के सरकारी नौकरी में हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा रहे हैं। वहीं कुछ ग्रुप ऐसा है जो अवेयर नहीं है, उसको वहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार ने इसका गठन किया और कहा कि कुछ रिकमेंडेशन दिए जाएं। लेकिन अब जो रिकमेंडेशन आए हैं, प्रेसिडेंट को सौंपे गए हैं, गवर्नमेंट ने उसे रिलीज नहीं किया है, लेकिन ऐसा कुछ माना जा रहा है कि गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से रिकमेंडेशन को मानने के पक्ष में नहीं है। उसमें कुछ चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। उससे पहले जो कंसर्न स्टेक होल्डर हैं ओबीसी ग्रुप से, वो बातचीत करना चाहेंगे, अपने किसी फिर से एक एडवाइजर को नियुक्त करेंगे, जिससे कि उनके पूरे सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को रेशनलाइज किया जा सके
और साथ ही साथ इस कमीशन का कुछ ये भी काम था, स्पेलिंग को जो है थोड़ा करेक्ट करना था, कुछ स्पेलिंग में करेक्शन करना था, रिप्लेसमेंट करना था। इसके पीछे कारण ये है, अलग अलग जगहों पर भाषा और बोली अलग होती है। बोली अलग होने से उच्चारण अलग अलग होता है, जिसकी वजह से स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है। इस वजह से सरकार ने भी कहा था कुछ स्पेलिंग करेक्शन भी किया जाए, उसको भी रिप्लेसमेंट का काम इस कमीशन ने किया है। वाई आर द फाइंडिंग सिग्निफिकेंट? इस जो रिकमेंडेशन है कमीशन का, इसकी फाइंडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसा कि हमने कहा, काका कालेलकर कमीशन 29 जनवरी 1953 को बना। फिर मंडल कमीशन 1979 1979 के आसपास बना, लेकिन उस कमीशन के रिकमेंडेशन माने नहीं गए। बाद में बीपी सिंह की सरकार जब 1990 में आती है, उसने क्या कहा कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो पहली बार ओबीसी को आरक्षण 1992 से मिलना शुरू हुआ, लेकिन वो भी एग्जैक्ट 92 से मिलना नहीं शुरू हुआ। कुछ जगहों पर मिलता था, कुछ जगहों पर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता था, जैसे आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। 2006 में ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो 2007 में 9% आरक्षण मिला है, 2008 में 18% और 2009 में 27% मिला है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चली है, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है इस कम्युनिटी की हिस्टोरिकली जो काफ़ी बैकवर्ड रहे हैं, उनको मेंटेन किया जा सके। अगर देखा जाए, इस कमीशन के बाद जो है अपोजिशन पार्टी और जो सत्ता पक्ष है, हर राज्य में या यूनियन गवर्नमेंट स्तर पर, दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर गर्म है। इसके पीछे का एक नया इंसिडेंट ये है, बिहार की राज्य सरकार ने ओबीसी की जनगणना या सर्वे करवा रही है। वो मामला हाई कोर्ट में गया, तो फिर से जो है वो हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया और वो फिर वहाँ पर कंटिन्यू हो गया है। धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ओबीसी के सर्वे की मांग उठेगी, क्योंकि सर्वे है नहीं, इसलिए आरक्षण का लाभ कितना मिल रहा है। और माना जा रहा है कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो करीब 54 या 60% तक है देश में, जबकि उन्हें केवल 27% मिल रहा है। इस वजह से ओबीसी का वोट बैंक की वजह से हो सकता है बीजेपी जो रूल्ड गवर्नमेंट वाले पॉलिटिकल स्टेट हैं या अदर स्टेट के, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ेंगी कि ओबीसी को और भी ज़्यादा बेनिफिट दिए जाए और इनका सर्वे या जनगणना कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, तो लगभग सभी लोग इस पर जो है कंसेंसस बनाने की, सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है, एससी को मिलता है 15%, एसटी को मिलता है 7.5% आरक्षण। उनका फिक्स है, उनकी हर जनगणना में उनकी जाति की जनगणना भी होती, तो ओबीसी की नहीं होती। इस वजह से क्या है, एससी एसटी तो अपना पूरा बेनिफिट पा रहे हैं, लेकिन ओबीसी को नहीं मिल रहा है। जैसा कि कमीशन इसीलिए बनाया गया था कि कुछ पार्शियली कुछ लोगों को एसिमेट्रिकली मिल रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया सही नहीं है, इसलिए ये डिमांड और भी आगे बढ़ेगा। आगे देखा जाए, व्हाई डिड इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड? क्योंकि हमने जैसा कहा कि इसे 12 सप्ताह का समय दिया गया था रिपोर्ट को सबमिट करने में, लेकिन सरकार ने क्या किया, हर 6 महीने पर इस 6 मंथली बेसिस पर इसके एक्सटेंशन किए और कुल 14 बार एक्सटेंशन किए गए। इसके पीछे का कारण सरकार ने ये दिया है कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, सरकार रिपोर्ट बनाने के लिए आवश्यकता थी। जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि पहली बार जो एक्सटेंशन दिया गया था वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से दिया गया था, उस वजह से वहाँ पर बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे। इसके बाद सरकार का कहना है कि जो रेशनलाइजिंग की प्रक्रिया है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंटल टास्क था, इसलिए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, जैसा कि एक्सपेक्टेशन नहीं था। इसके अलावा इस कमीशन ने खुद कहा है कि जो लास्ट 2 एक्सटेंशन दिए गए हैं, एक्चुअल में उसमें जो रिकमेंडेशन देना था, सर्वे करना था, वो काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसका जो एनेक्चर था उसको बनाने के में और फिनिश करने में, वर्क तो फिनिश हो गया था, लेकिन एनेक्चर को बनाने के लिए थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए टाइम की आवश्यकता थी, इसलिए जो लास्ट 2 एक्सटेंशन है उसके एनेक्चर के लिए दिए गए थे। तो अगर देखा जाए, इस रिकमेंडेशन के बाद अब जो है सब मेंबर ने ऐसा बताया है, सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि सभी मेंबर को सैलरी दी गई है और साथ ही साथ उसके एवरेज सैलरी सबको, लेकिन लास्ट 2 साल हैं में पेपर वर्क जो हुए, ऑफिस रिकॉर्ड में जो भी खर्चे हैं, उस खर्चे के बारे में कोई लेखा जोखा नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। जैसा कि हमने कहा कि 27% जो ओबीसी का लिस्ट है, आरक्षण की प्रक्रिया है, तो 100% में 27% ओबीसी, 15% एससी, 10% ईडब्ल्यूएस
और 7.5% EST को मिलता है और बाकी जो है जनरल कैटेगरी कंसीडर किए जाते हैं। वीडियो में यहीं तक। आगे जब सरकार कोई रिकमेंडेशन लाएगी, जो रिकमेंडेशन को संसद के पटल पर रखेगी, तो हम देखेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन है और सरकार कितने रिकमेंडेशन को मानने के लिए रेडी है। क्योंकि रिकमेंडेशन को मानना सरकार के लिए बाउंडेड नहीं है, बाध्य नहीं है। सरकार चाहे तो रिकमेंडेशन माने या कुछ मॉडिफाई करे, लेकिन उसके पीछे सरकार कुछ कारण जरूर देती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।